स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस का दूसरा पार्ट, पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना। पहला चैप्टर का पहला पार्ट में कुछ रिएक्शन देख। इससे पहला वीडियो स्क्रीन में बताए थे, मोबाइल स्क्रीन में। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि बोर्ड में ही पढ़ाइए तो अच्छा होगा, तो इसलिए चलिए फिर से अब बोर्ड में ही साइंस को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यही कि बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा हमको मेहनत लग जाता है ना। और उसमें था कि आराम से ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ता है। बोर्ड वाला में ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, क्वेश्चन या थ्योरी सब जो भी दिखाना है उसको यहाँ सेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सपोर्ट करिए बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बस करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास करिएगा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट में क्या पढ़े थे, क्या देखे थे फर्स्ट वीडियो में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया समझे थे। अभिक्रिया इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखे थे, डिफिनेशन सब इसका है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में रिएक्शन कहेंगे, है ना, शॉर्ट में लिख रहे, पढ़ा चुके हैं, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसको रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके और कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और कुछ नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसे अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इससे बन जाता है H2O जल। ठीक है, तो ये एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो समीकरण क्या है, समीकरण इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं समीकरण को। ठीक है, समीकरण, तो ये समीकरण या इक्वेशन जिसको कहेंगे, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो ये जो लिखे अभी H2O2 और H2O बन रहा है, इस तरह से शॉर्ट में जो हम लिखे सूत्र के माध्यम से, तो इसी को समीकरण कहते हैं। और इसको अगर हिंदी से लिखा हुआ रहेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उधर जल, या ऐसा लिखा रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो उस तरह का पूरा लंबा जो हिंदी में उसका डिफिनेशन बोले पूरा, तो वो हो गया अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया है, लेकिन हिंदी में पूरा लिखे तो वो अभिक्रिया, जैसे ऐसे शॉर्ट में उसी को लिख दिए तो समीकरण इसको कहते हैं, इक्वेशन, यानी इक्वेशन के रूप में अभिक्रिया को ही इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। इससे फायदा क्या होता है, तो एक लंबा सा वर्ड को सिंपल छोटा वर्ड में दिखा सकते हैं और उससे ज़्यादा डिटेल यहाँ समझ में आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल का निर्माण होता है, अभिक्रिया कराने से जल का निर्माण होता है। इतना लंबा लिखा हुआ रहेगा और उसके जगह में ये, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूत्र भी पता चल जाता है कि हाइड्रोजन H2 माने हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लगा हुआ रहता है GAQ, यानी G मतलब गैस, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ब्रैकेट में गैस रहेगा, तो पता चल रहा है कि ये दोनों गैस है। और पानी बना तो लिक्विड, यहाँ पे L लिखेंगे, तो पानी बन रहा है यानी कि लिक्विड बन रहा है। तो दो गैस लिए और उससे एक नया पदार्थ लिक्विड के फॉर्म में जल के रूप में बना। और क्या चीज़ रहता है इसमें, संतुलित भी करना जरूरी है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़े थे। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9 क्लास में जो पढ़े हैं, तो उस नियम के अनुसार होता है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। नाइदर भी डिस्ट्रॉय नाइदर भी क्रिएट, यानी कोई किसी भी पदार्थ को ना हम निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो H2 को लिए थे और उधर H2 है, तो इस तो ठीक है। लेकिन O2 ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और उधर O सिर्फ O है, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। मतलब हम क्या किए कि 2 ऑक्सीजन लिए और 1 ऑक्सीजन को विनाश कर दिए, जो कि हमसे ये संभव नहीं है कि हम किसी भी पदार्थ का विनाश करें या निर्माण करें। तो इसी को संतुलित कर दिया जाता है, ताकि दोनों तरह से किसी तरह का कोई नुकसान यानी विनाश ना हो, ना ही कोई नया पदार्थ यहाँ नया निर्माण हो परमाणु का। ठीक है, तो वो 2 है, तो इधर भी 2 करना होगा, तो इसके लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ याद रखिएगा, ये यहाँ बीच में नहीं लगा सकते हैं, 2 तत्वों के बीच में नंबर नहीं लगा सकते कभी, और या नीचे नहीं लगा सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब भी संतुलित करने के लिए नंबर लगाएंगे तो बगल में इधर साइड में। ठीक है, अब ये 2 लगा दिए, तो देखिए 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। इसका मतलब हो रहा है कि हाइड्रोजन 2 को लिए और उधर 4 कर दिए, यानी हाइड्रोजन का हम निर्माण कर दिए, क्रिएट कर दिए, जो कि संभव नहीं है। तो हाइड्रोजन को भी संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी 4। तो इस तरह से संतुलित करना पड़ता है।
संतुलित ना किया हुआ हो तो वैसे समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, है ना। और संतुलित कर दिए तो ये संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो संतुलित करने का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे और संतुलित करेंगे, वहाँ पर और डिटेल से समझेंगे। बस अभी हल्का हल्का समझते चलेंगे पूरा चैप्टर को, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आएंगे, उस समय संतुलित करने का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि संतुलित करने का एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछता है ना, और बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो ये सब समझे थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में और एक चीज़ समझे थे कि इधर जो रहता है बाबू, इधर लेफ्ट हैंड साइड, LHS साइड, इधर जो रहता है यानी जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो भाग ले रहा है, जो हिस्सा ले रहा है, उसको अभिकारक कहते हैं। हिंदी में अभिकारक, अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। तो जो भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ बन रहा है, यानी इधर राइट हैंड साइड बनने वाला को लिखते हैं, तो इधर जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद जो बनता है उसको बोलते हैं अभिकारक। तो अगर डिफिनेशन लिखने को आ जाए इसका तो क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है पदार्थ उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो सब हो गया था ये सब। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आए थे। प्रकार में देखे थे कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया याद रखना क्या है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने जुटना होता है। तो जब 2 तत्व आपस में जुट जाए या 2 पदार्थ आपस में जुट जाए और एक नया पदार्थ का निर्माण करे तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के बाद वियोजन देखे थे। अच्छा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी देखे थे। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यानी प्रोडक्ट तो बन रहा है, उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकल रहा है, ऊर्जा भी निकल रहा है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछता है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि श्वसन जो लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है कोशिका में, और कोशिका में खाना उना खाते हैं, उससे ग्लूकोज रहता है पहले से, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका में बनता है वो फिर से वापस आकर के फेफड़ा में आ गया, फेफड़ा से हम उसको सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। जल जो है शरीर में रह जाएगा, शरीर को कोशिका में ही रह जाता है, और ऊर्जा जो मिलता है उसके कारण हम कोई भी कार्य को कर पाते हैं। तो चूंकि श्वसन के दौरान, श्वसन के कारण ही सांस ले रहे हैं, उसी के कारण ही ऊर्जा बन रहा है। श्वसन में क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, और जहाँ जहाँ ऊर्जा निकले उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में भी ऊर्जा निकलता है, इसलिए इसको भी उस श्वसन को भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया देखे थे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने टूटना होता है। अपघटन अभिक्रिया भी, अपघटन भी कहते हैं टूटना, यानी एक वो है वो टूट करके अगर 2 गो बन गया या 3 गो बन गया, 2 से ज़्यादा बन गया तो टूट गया, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहे थे। हैं, और टूटने के लिए 3 कंडीशन देखे थे। टूटने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। वो ऊर्जा चाहे तो हीट ऊर्जा हो सकता है, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी उष्मीय वियोजन, यानी कोई पदार्थ को तोड़ रहे उष्मा दे करके, हीट दे करके, तो उसको हीट थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उष्मीय वियोजन। और कोई चीज़ है जिसको तोड़ने के लिए अगर विद्युत लग रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे उसको, और हिंदी में उसको कहेंगे विद्युत वियोजन, यानी विद्युत द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है। और एक देखे थे और का जैसे सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से, है ना, सूर्य के प्रकाश से भी कोई चीज़ है जो एक पदार्थ जो टूट जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, AgCl, AgBr, ये सब धूप में रखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग और सिल्वर अलग, इस तरह से। ठीक है, तो वो टूट के 2 हो गया। तो सूर्य के प्रकाश में अगर होगा तो उसको प्रकाशीय विभोजन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया था। और एक उष्मा शोषी बोले थे। उष्मा शोषी ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा लगता है, उष्मा का शोषण होता है। एक उष्मा क्षेपी है जिसमें उष्मा निकल रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, उसके बाद उष्मा भी निकल रहा है, उसमें ऊर्जा भी निकल रहा है, तो उसको उष्मा क्षेपी। और जिसमें पहले से ऊर्जा देना पड़ रहा है तब रिएक्शन हो रहा है, ऊर्जा दे रहे हैं तब अभिक्रिया हो रहा है, तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे अभी 3 को बताया जो वियोजन में तीनों में क्या ऊर्जा लग रहा था, एक में हीट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तीनों तरह का ऊर्जा लग रहा है। तो ये तीनों को तीनों मिला जुला कर अगर कहा जाए तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां तक हुआ था। आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया से आज समझते हैं, बढ़िया से खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आएंगे। विस्थापन अभिक्रिया,
विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी जगह परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना। तो नाम को ध्यान से समझ लीजिएगा, तो डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हिंदी में विस्थापन उसी को कहते हैं ना, विस्थापित हो रहा है यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब दो ऐसा पदार्थ है जिसको रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, एक तत्व जो है जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, मान चलिए एक तो ए बी है और एक सी है यहाँ बगल में, तो सी थोड़ा सा ये लोग से अधिक अभिक्रियाशील है, ए से या बी से, मान चलिए बी से अधिक अभिक्रियाशील है सी। तो सी क्या करेगा, ये दोनों को साथ देकर थोड़ा सा उसको जलन महसूस होगा, इसको आके लथियाएगा, इसको यहाँ से भगा देगा, है ना। ये भगा दिया और ए देखिए ए के साथ कौन आ गया, सी, और बी हो गया बाहर। तो ऐसा जहाँ पे हो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तभी हटा पाएगा। दो पहले से ही लोग सेट था, उसको हटा करके उसका स्थान लिया है, मतलब उससे ज़्यादा होगा अभिक्रियाशील यानी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कमज़ोर रहेगा वो आ रहेगा इसको हटाने, तब उल्टा मार खा के घर चल जाएगा, अपनी लात खा जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है वही कोई कमज़ोर को हटा सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग को ही यहाँ पे कहेंगे अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, यानी उसका जो ग्रुप है उससे हटा देता है, विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अवश्य में अधिक अभिक्रियाशील जरूरी है इसमें लगाना, क्योंकि कमज़ोर वाला नहीं है, कमज़ोर वाला अपने से ताकत, आप खुद सोचिए ना, किसी को अगर हटाना चाह रहे हैं, कोई दो गो है उसमें से किसी एक को हटाना चाह रहे हैं, तो आपको उससे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए तब हटा पाइएगा, नहीं तो खुद मार खा के आ जाइए, है ना। तो इसलिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, डिफिनेशन दोनों भाषा में, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दिखा दे रहे हैं। देखिए इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में देखें तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील को मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे, हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कमज़ोर वाला को हटा देगा उसके यौगिक से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिफिनेशन दोनों दिखाते चल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम है तो हिंदी वाला कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला, दोनों समझते चलिए बढ़िया से, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में समझते हैं, ये शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, इसको भी दिमाग में लगा दीजिएगा तो डिफिनेशन यहीं से हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिख रहा है, देखिए ए बी था साथ में, सी अलग था, लेकिन सी आया, बी को लोथिया के हटाया, ए सी के साथ सेट हो गया ए, और बी बाहर चल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ओरिजिनल एग्जांपल देखते हैं, एफ ही हो गया प्लस CuSO4। एफ ही क्या है, ये सॉलिड है, FeSO4 ये एक्वस है, CuSO4। तो ये रिएक्शन जब इसको कराएंगे तो क्या होता है, देखिए कॉपर, ये Fe जो है फेरस, आयरन, लोहा, और ये कॉपर है, तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है लोहा, यानी लोहा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है। तो ये क्या कहेगा, देखेगा कि यहाँ दो गो है, एगो कॉपर है और सल्फेट, ये दोनों बड़ा खुशी राजी खुशी से रह रहा है, इसको थोड़ा सा ये होगा, ये जाएगा, इसको लात मार के हटाएगा तो सेट हो जाएगा FeSO4 है, और CO बेचारा बाहर। तो इस तरह का रिएक्शन, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, रिएक्शन दे देगा, कहेगा बोलो ये कौन सा रिएक्शन है, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। तो जहाँ पे वैसा दिख रहा है कि कोई गया वहाँ और उसको लथिया के हटाया और सेट हो गया उससे, यार ये बेचारा अकेले हो गया, ऐसा देख रहे हैं, Fe अकेले था लेकिन यहाँ आया SO4 के साथ Fe आ गया, और CO जो था SO4 के साथ वो अकेला चला गया। तो ऐसा जब हो रहा है तो यहीं पे ध्यान देना है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है।
ठीक है। तो खैर क्वेश्चन में आएंगे, बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, बस अभी एक बार चैप्टर को समझ लेते हैं पूरा क्या क्या है इसमें, क्या पढ़े। अब इसी में अगर डिटेल एक ही में क्वेश्चन भी घुसने लगेंगे तो फिर बहुत दिन लग जाएगा, है ना। तो इसलिए पूरा चैप्टर को एक दो वीडियो में, आज दूसरा वीडियो है, आज पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के किस टाइप का, कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अधिक अभिक्रियाशीलता तो कम को विस्थापित कर दे रहा है उसके यौगिक से और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, यही विस्थापन हो गया। अच्छा, इसी में देख लेते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिएक्शन है जिसको बोलेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, इसको समझते हैं क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है। देखिए विस्थापन सिर्फ यहाँ था, यहाँ भी विस्थापन, लेकिन द्वि लग गया, द्वि इंग्लिश में डबल लग गया। डबल माने दोनों तरफ से विस्थापन होगा, दोनों तरफ से। कहने का मतलब क्या, यहाँ तक ये अकेले इसको जाकर हटा दे रहा था, एक तरफ से विस्थापन हो रहा था। अब क्या होगा, वहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला वहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ, मतलब अदला बदली हो जाएगा। आयनों का जब अदला बदली हो, ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होगा, उसमें अभिक्रियाशील ज़्यादा है या कम है उससे मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अदला बदली हो रहा है, जगह अदला बदली हो रहा है, तो कमज़ोर है या ताकतवर है कोई दिक्कत नहीं। कहे कि अदला बदली कर रहे हैं, राय मशवरा से होगा कि थोड़ा देर के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, हम तेरे पास चल जाते हैं, हम उसके साथ चल जाते हैं, तुम इसके साथ चल जाओ। अदला बदली कर रहा है, तो अदला बदली कर रहा है मतलब क्या है कि दोनों तरफ एगो स्ट्रॉन्ग होगा, एगो कमजोर होगा, एगो मजबूत होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहे कि ये राय मशवरा से हो रहा है। इसमें तो जबरदस्ती हटाने वाला बात था, इसीलिए ताकतवर होना यानी अधिक अभिक्रियाशील होना उसमें जरूरी है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका दिखा दे रहे, ए बी के साथ है, मान चलिए सी डी के साथ है। अब क्या हुआ, कहेगा चलो बहुत दिन हम बी के साथ रह लिए, सी कहेगा हम बहुत दिन डी के साथ रह लिए, ऐसा करते हैं ना, तो हम लोग दोनों थोड़ा दिन के लिए इसको भेज देते इसके साथ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ए आ गया सी के साथ और बी को भेज दिया, बी कहेगा चल हम तोरा जगह में चल जाते हैं, तो बी आ गया डी के साथ। दिख रहा है, ए सी आ गया बी में और बी चल गया सी की जगह में। बदला अदला बदली हो रहा है, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला वहाँ, तो आयनों का अदला बदली हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो यही वाला को विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। डिफिनेशन देख लीजिएगा, इस अभिक्रिया में उत्पादक का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है ना, अदला बदली भी कह सकती है, आदान प्रदान से होता है ना। इंग्लिश में बोल लेते हैं एक रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, माने एक्सचेंज हो रहा है उसमें, म्यूचुअल एक्सचेंज हो, आयन आयन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड है, उन दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ वाला यहाँ, वहाँ वाला यहाँ, और एक नया चीज़ बन रहा है, तो उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, इधर है Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है ना, और एक है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, नाम याद रखेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, देखिए ये Na2 कहेगा चलो हम Cl से रह जाते हैं, Ba कहेगा तुम आ जाओ थोड़ा इधर, अदला बदली कर लो, तो BaSO4 हो जाएगा BaSO4 प्लस Na और Cl मिल जाएगा, तो NaCl नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl, और दो को है, मतलब यहाँ 2 लगाएंगे, नीचे 2 नहीं, वैसा कोनो चीज़ होबे नहीं करता है, Na2Cl2 ऐसा नहीं, NaCl होता है नमक का, है ना, तो NaCl होगा, अरे बाहर 2 लगा देंगे, यानी 2 NaCl बना हुआ, ठीक है। अदला बदली हुआ, देखिए अदला बदली क्या देखेंगे, Ba आ गया यहाँ और Na चल गया Cl के पास, तो अदला बदली हो गया। तो इसी तरह के रिएक्शन को द्वि विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन सब लिखते चलिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में आएंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे और वहाँ समझेंगे कैसे विस्थापन हो रहा है, कैसे द्विविस्थापन हो रहा है, या कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। फिलहाल अभी अभिक्रिया के प्रकार को समझते चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में आते हैं। देखिए, एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया।
उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हिंदी वाला नाम से तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ इंग्लिश वाला नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीजन याद रखना है ऑक्सी से। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ रहा है और एडिशन टाइप का लास्ट में आ रहा है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे एडिशन होगा, ऑक्सीजन का होगा ग्रो करेगा, ऐड होगा इसमें, ऑक्सीजन का बढ़ोतरी होगा। और एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन का कमी होगा। तो या तो ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है या हाइड्रोजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है या हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो उसी को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ याद रखिएगा, अपचयन में इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो रहा होगा, ऑक्सीजन का कम हो, रिडक्शन रिड्यूस होना माने कम होना, तो ऑक्सीजन कम हो रहा होगा या हाइड्रोजन बढ़ रहा होगा। तो हाइड्रोजन बढ़े या ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन कम हो हाइड्रोजन बढ़े, ऑक्सीजन कम हो या हाइड्रोजन बढ़े, तो उसको रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और उपचयन क्या है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, दोनों में से कोई एक भी होगा। ऐसा नहीं कि दोनों हो, ऑक्सीजन खाली वृद्धि कर रहा है तो भी अपचयन, ऑक्सीजन वृद्धि ना करके हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तो भी अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है तो अब उपचयन, अगर ये ना होकर के ये हो रहा है हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो अपचयन। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा, ये दोनों साथ में होगा, ये और ये उपचयन और अपचयन एक साथ होगा। तो जब दोनों एक साथ हो तो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में रेडॉक्स ही होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, जिसमें एक उपचयन हो रहा है और अपचयन दोनों हो रहा है, एक ही में दोनों हो रहा है, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक तो, जैसे कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, ये बन जाएगा क्या चीज़, CO2, कॉपर नहीं है कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन है और ऑक्सीजन है तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखिए, कार्बन था अलग, ऑक्सीजन अलग था, कार्बन में ऑक्सीजन तो नहीं था यहाँ, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो अलग था, लेकिन दोनों को जब रिएक्शन कराएं तो ऑक्सीजन के साथ मिल गया कार्बन, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। इसी तरह कॉपर लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, आ जाएगा कॉपर CuO हो जाएगा, संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह CuO प्लस H2 हो, तो इसमें क्या होगा, देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन से इसको रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसको उष्मा देते हैं, तो कॉपर अलग हो जाता है प्लस H2O। इसमें देखिए ऑक्सीजन कॉपर में था, ऑक्सीजन कॉपर में था, तो यहाँ तो कमी हुआ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हट गया है, लेकिन H2 में तो ऑक्सीजन नहीं ना था, तो यहाँ ऑक्सीजन वृद्धि हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों चीज़ हल्का हल्का हो रहा है। यहाँ पे कॉपर में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, कॉपर में देखिए ध्यान से, इसको इधर लिखना था, चलिए यहीं समझिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर रेडॉक्स में आ जाएगा ये CuO प्लस H2, ये बन गया Cu प्लस H2O। देखिए क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, उधर गया ऑक्सीजन का कम हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गया, उसमें ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन उधर गया तो ऑक्सीजन नहीं है, उधर जो बना उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो ऑक्सीजन जहाँ कम हो रहा है, देखिए वहाँ कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसको अपचयन कहते हैं, यानी यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन। अब ये हाइड्रोजन को देखिए यहाँ, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उधर गया तो ऑक्सीजन इसको मिल गया, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया उत्पाद में, तो ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो वो हो रहा है उपचयन। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, दोनों का दोनों हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और सिर्फ अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन,
और ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन। ठीक है, तो डिफिनेशन वहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्टांस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस। या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास होता है, ह्रास माने कमी होता है। ठीक है, और अपचयन में जस्ट उल्टा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। इंग्लिश में द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सबस्टांस या द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल यानी कमी हो रहा है, तो उसको ये कहेंगे। ठीक है, और रेडॉक्स क्या है, तो जब दोनों हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद दैनिक जीवन में देखेंगे उपचयन का प्रभाव। दैनिक जीवन में हम लोग का जो दैनिक जीवन है उसमें उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो ये उपचयन दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है। ठीक है, उसको समझेंगे, चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव दो जगह देखा जाता है, एक ठो को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण, संक्षारण को कोरोशन इंग्लिश में कहते हैं। ये संक्षारण क्या होता है, देखिए उपचयन का प्रभाव है यानी ऑक्सीजन वृद्धि होगा। ठीक है, तो संक्षारण आगे चैप्टर धातु अधातु है उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का से जान लेते हैं पहले। संक्षारण किसको बोलते हैं, जैसे लोहा हो गया या कोई भी धातु हो गया, कोई धातु है, लोहा, सोना चांदी, तांबा हो गया, तो लोहा हो या कोई धातु हो इस तरह का, तो उस धातु में कोई अवांछित पदार्थ अगर ऐड हो जाए, अवांछित पदार्थ उसमें मिल जाए जिससे उस धातु का गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो उसी को संक्षारण होना कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, लोहा में जंग लग जाता है जिससे लोहा की गुणवत्ता में कमी होती है, तो लोहा में जंग लगना ये क्या है, एक तरह का संक्षारण है। तांबा में हर्रा परत चढ़ जाता है, देखिए तांबा वाला कोई चीज़ है तो उसमें हर्रा हर्रा परत चढ़ जाता है, तो वो क्या हो रहा है, संक्षारित हो गया, वो संक्षारित हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, इसी तरह चांदी, सोना चांदी में काला काला परत चढ़ जाता है, तो वो भी क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, संक्षारित हो रहा है। ठीक है, तो संक्षारण किसको कहेंगे, जब धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु को ऊपरी परत कमजोर हो जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं, मतलब संक्षारित हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहे के वस्तु में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, याद रहेगा, वहाँ दिख रहा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है ऐसा हवा जिसमें नमी हो, पानी का अंश हो। ठीक है, जैसे बरसात वाला हवा जो चलता है, तो आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आता है तो धातु का ऊपरी परत जो है वो खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, लोहा है तो या तांबा है तो हरा परत चढ़ जाता है, सोना चांदी है तो काला पड़ जाता है, तो उसी को संक्षारण कहते हैं। इसको दूर करने का क्या क्या उपाय है, उसको संक्षारित से बचाने का, मतलब धातु है कोई, उसको संक्षारण से अगर बचाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, तो उसके लिए पेंट कर सकते हैं, है ना, पेंट करके बचाया जा सकता है लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से। और यसद लेपन द्वारा, यसद लेपन, तो ये संक्षारण को धातु अधातु चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल से, है ना, यहाँ हल्का सा बस समझना है, उपचयन का प्रभाव के कारण हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो पेंट, यसद लेपन या क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं, है ना, जिससे चमकदार भी हो जाता है, जंग भी नहीं लगता। और यसद लेपन क्या होता है, तो जिंक का परत चढ़ाते हैं, लोहा में जब जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो उसको यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, और पेंट करके, तो यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट, ये सब द्वारा संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, यसद लेपन को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो कोरेशन व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू सबस्टांसेस सच एज मॉइस्चर, मॉइस्चर माने आर्द्रता, एसिड यानी अम्ल, etc. फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच चेंज द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी क्रोड यानी कि वो संक्षारित हो गया कहलाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर में ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये एक संक्षारण हो गया दैनिक जीवन का प्रभाव। उसके बाद एक होता है विकृत गंधिता। ठीक है, तो विकृत गंधिता को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, संक्षारण को डिटेल पढ़ेंगे धातु अधातु चैप्टर में। ठीक है, दूसरा होता है विकृत गंधिता,
विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता को रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये जो संचारण था वो धातु में खराबी हो रहा है उसको संचारण कहते हैं, और विकृत गंधिता कहते हैं जो खाने वाला चीज़ है, जो खाने वाला चीज़ है वो खराब हो जाता है। जैसे खाना उना है बच गया, रात में ऐसे छोड़ दिया अगर खुला तो सुबह तक महकने लगता है, या ब्रेड सब हो गया वो सब खराब हो जाता है। तो जो खाने वाला चीज़ है वो अगर खराब हो जाए, उसका मंद और गंध, उसका गंध और स्वाद परिवर्तन हो जाए तो कहेंगे संचारित हो गया, वो संचारित में विकृत गंधिता उसको कहेंगे। ठीक है, यानी हवा के संपर्क में ये आता है, वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खाना जो खराब होता है उसको विकृत गंधिता कहते हैं, धातु खराब होता है तो उसको संचारण कहते हैं। ठीक है, और इससे बचाने का क्या उपाय है खाना सबको खराब होने से, कि वैसा सब्जी उब्जी है तो फ्रिज में रखने जैसा है तो फ्रिज में रख के उसको, दूध है तो उसको गर्म करके रखें हैं, और ढक के हमेशा रखना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ उपाय है, वहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वसायुक्त या तेल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, उसमें वायु के संपर्क में आने से कहा ऑक्सीजन उसमें आ जाता है, वो उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को विकृत गंधिता, विकृत गंधिता नाम से पता चल रहा है। विकृत गंध, गंध माने महक, उसका विकृत माने खराब, है ना, खराब हो गया। इसको रोकने का उपाय है प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिओक्सीकारक क्या होता है, नमक हो गया, तेल हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो नहीं खराब होता। जैसे अचार रखने में बहुत तेल देते हैं, नमक देते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, या मछली को तल के रखना तो नमक से ये करके रखते हैं, तल के रखते हैं, तो वो सब क्या है प्रतिओक्सीकारक है। कुछ केमिकल भी आता है जिसको छिड़क के रखेंगे, दे कर रखेंगे, मिला कर रखेंगे तो खराब नहीं होता है, तो वो सब को प्रतिओक्सीकारक कहते हैं। और वायुरोधी बर्तन में रह करके, है ना, जैसे बिस्किट सब हो गया, कुरकुरे सब हो गया, जो प्लास्टिक में आता है उसमें वायुरोधी, माना हवा अंदर नहीं जा सकता है। हवा अंदर गया, जैसे कुरकुरे वाला प्लास्टिक देखते हो, अगर थोड़ा सा छेद हो गया, हवा अंदर चल गया और उसके बाद थोड़ा देर बाद खाइएगा तो वो मसुआ जाता है, नहीं सही लगता है, टेस्टी नहीं लगता है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भर के और वायु अंदर ना जाने जाए वैसा, मतलब टाइट पैक करके, है ना। तो वायु का स्थान पे जो ऑक्सीजन है उसके स्थान पे सिर्फ नाइट्रोजन डाला जाता है, नाइट्रोजन से खराब नहीं होता है। ठीक है, और शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब वही फ्रीज में रख करके और हिफाजत किया जा सकता है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, है ना, उसका इंग्लिश जो है। तो वही मेथड इसको प्रिवेंट का, माने रोकने का उपाय क्या क्या है, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट का उल्टा प्रतिऑक्सीकारक उसमें ऐड करके, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, माने हवा ना घुसने पाए ऐसा कंटेनर में रख करके, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर को हटा करके वहाँ नाइट्रोजन भर करके, और रेफ्रिजरेशन यानी कि ठंडा करके। ठीक है, तो ये कुछ उपाय था। तो इसी के साथ 10 क्लास का ये जो पहला चैप्टर था उसको हम पूरा समझने का प्रयास करें, शुरू से आखिर तक समझे। अब इससे जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ होगा क्लास में, जो कि क्वेश्चन आएगा तो उसमें जिक्र हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है फर्स्ट में छोड़े कि मैग्नीशियम को जलाते हैं, वो वाला एग्जाम्पल लिए, लेकिन उसको जलाने से पहले क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को फीता को जलाने से पहले उसको रगड़ के साफ कर लिया जाता है, क्यों? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसको समझेंगे, है ना। उसके बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसको तो खैर समझाया बढ़िया से। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर संतुलित करने का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो संतुलित करने का देखेंगे। और रिएक्शन बहुत कम हम दिखाएं, बस अभी चैप्टर को समझाएं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ है उसको समझिए। उसके बाद रिएक्शन आएंगे क्वेश्चन में, तो उसमें बहुत सारा रिएक्शन आएगा, उसमें रिएक्शन में फिर छांटने को रहेगा, कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन अभिक्रिया है, कौन विस्थापन हो रहा है, कहाँ द्विविस्थापन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो उपचयन अपचयन हो गया, कहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम लगातार आपके साथ बने रहें। थैंक्स।